अभी आ रहा है आवाज? नाउ इट्स क्लियर। हेलो। आवाज आ रहा है? ठीक है। जय श्री राम सबको। सबका स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अदानी पर जो अटैक हुआ है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। और नीचे टिकर में आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिखेगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और जिनको मेंबरशिप लेनी है वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि अदानी जी पर ही क्यों अटैक होते हैं और रेगुलर होते हैं। राइट, अब तो रेगुलर हो चुका है, रूटीन बन चुका है। तो आउट ऑफ माई माइंड जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। वॉइस इको हो रही है। अच्छा, जरा चेक करें हम, क्या हुआ है। साउंड क्लियर है बता रहे हैं। ठीक है। तो बार बार जो है अदानी जी पे ही अटैक होता है। और क्यों, प्रश्न ये है। तो सबसे पहले तो हमें एक पॉजिटिव चीज इसमें समझनी चाहिए कि अगर इस बार कुछ नया हुआ है, इस बार रिपोर्ट नहीं था। दिस वाज नॉट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। पहले जैसा जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकाल के जो अटैक होता था, वो वाला अटैक नहीं है। ये वाला जो अटैक है, इसका प्रूफ ये है कि वो रिपोर्ट वाली चीज अब वर्क नहीं कर रही है। तो एक बार किया, दो बार किया, मैंने तब भी बताया था कि ये जो है एक दो बार करने वाली चीज है, जो रिपोर्ट में इशू करके पूरी यहाँ पे टीम बना के जो कर रहे थे। राइट। तो आई थिंक अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में। कमेंट में बताएं, ऑडियो में कोई चेंज है क्या। तो इतना तो क्लियर हो चुका है इनका कि वो रिपोर्ट वाला जो अटैक का फॉर्मूला था वो वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए इस बार उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है। ठीक है। तो इस बार जो है, जो लेके आए हैं, यूएस के अंदर, यूएस के अंदर इंडिक्टमेंट हुई है। इंडिक्टमेंट से कुछ प्रूव नहीं होता है, लेकिन टाइमिंग उन्होंने सेट की हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट होने से ठीक पहले। क्योंकि यहाँ पे जो उनकी टीम है, उन्होंने पार्लियामेंट में ड्रामे करने हैं। कौन सी टीम है आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होना होता है, उसी के साथ ये लोग टाइम करते हैं। लेकिन इस बार जो है, आरोप क्या लगा है? आरोप ये लगा है कि आपने अमेरिकी इन्वेस्टर्स से पैसे रेस कराए। ठीक है। अदानी ने, अदानी ग्रुप ने क्या किया है, बॉन्ड इशू किया और पैसे रेस किए। ठीक। और डिस्क्लोजर नहीं दिया कि आप ऐसे ब्राइब देते हो, इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ब्राइब्स देते हो। कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट्स हैं? सारी की सारी जो अपोजिशन वाली, उनका जिक्र है इसके अंदर। तो अब जो है, क्योंकि ये कागज का आप जानते ही हैं कि कैसे हमारे एनएसए अजीत दोवल पर भी उन्होंने किया। फिर बीच में होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी नाम उन्होंने कनाडा से दिलवाया। राइट। तो ये जो सारी हरकतें हैं जो आउटगोइंग बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, बाइडन खैर खुद का तो उनका नहीं है ये सब पॉलिसी, वो तो खाली पपेट है। लेकिन पीछे पीछे वाले जो लोग हैं, वही डीप स्टेट वाले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्क कर रहे होंगे। तो दिमाग में से ये निकाल लेना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है वो हमारे सपोर्ट में आया है। ऐसे अटैक्स कम हो जाएंगे, लेकिन होंगे जरूर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे। ओके, कुछ अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन होंगे। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अदानी ग्रुप जो है, वो एक आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है गवर्नमेंट का। स्ट्रेटेजिक पार्टनर किस तरीके से? क्योंकि वो बड़े वाले प्रोजेक्ट्स जो किसी भारतीय कंपनी ने बाहर की इतनी सारी कंट्रीज में जाके कभी नहीं किए, वो सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स अदानी ग्रुप आगे आके ऑफर करता है। चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो,
कनाडा में हो, यूएस में हो, तो हर जगह जो है, जहां जहां स्ट्रेटेजिक एसेट्स दिखाई देते हैं, मिनरल्स दिखाई देते हैं, कमोडिटीज दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क दिखाई देता है, उस हर जगह पे अदानी ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को वेपनाइज करने का इनका बहुत पुराना हिस्ट्री है, आज की बात नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ये लोग ये करते आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स को कैसे वेपनाइज करना है दूसरी कंट्रीज में जाके, समझ रहे हो। तो दिक्कत इनकी ये है कि ऐसे कैसे भारत के पास भी ऐसा कंपनी का ग्रुप आ चुका है जो हमारे के साथ पार्टनरशिप ना करते हुए अकेले जाके भी ऑफर्स कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कर सकता है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना सकता है। पर्टिकुलरली इन लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया पोर्ट प्रोजेक्ट्स से। पोर्ट प्रोजेक्ट्स, क्यों पोर्ट प्रोजेक्ट्स करता है भारत ज्यादा, और उसमें भी इनको अदानी पोर्ट से ही क्यों दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि जब आपके पास ब्लू वाटर नेवी नहीं होती तो आप ग्रीन पेपर कंट्रोल करते हो पोर्ट का। ग्रीन पेपर कंट्रोल माने पैसे से पोर्ट प्रोजेक्ट का एक्सेस खरीदना, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हाथ में लेना। तो जैसे अचानक से तो हम ब्लू वाटर नेवी नहीं बन जाएंगे, उसको टाइम लगने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने जो अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नाम दिए हैं और सबमरीन के प्रोजेक्ट्स, वो एक्सपेंशन अलग से चल रहा है, लेकिन क्या वो हम वेस्टर्न पावर्स के मुकाबले वाली नेवी और शिप कंस्ट्रक्शन इतना स्पीड में कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि ग्रीन पेपर कंट्रोल पॉसिबल है पोर्ट्स का। ग्रीन पेपर कंट्रोल बोले तो वो पोर्ट प्रोजेक्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, ट्रांजिट का मैनेजमेंट, वो आप हाथ में ले सकते हो, ये कर सकते हो, इमीडिएटली ये कर सकते हो। तो अदानी ग्रुप ने ये किया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है अदानी ग्रुप के साथ इन लोगों। दूसरा इनका क्या दिक्कत है अदानी ग्रुप के साथ? दूसरा दिक्कत ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो मनी रेज किया अदानी ग्रुप ने, वो डॉलर में किया, यूएस डॉलर में। फॉरेन से जितनी भी लोन्स उठाई, डेट उठाया, अब वो सबका रीपेमेंट जो है उन्होंने 2025 के बाद का रखा हुआ है अदानी जी ने। मतलब जब डॉलर का रेट नीचे चला जाएगा तब रीपेमेंट करेंगे अदानी जी। तो इनको लाइट हुई कि ये तो यहां से पैसे उठा के जा रहे हैं और फिर कम रुपए में पेमेंट कर देंगे, जब डॉलर नीचे चला जाएगा तब पेमेंट करने वाला है। तो उनको ये समझ आया कि ऐसा भी होता है। तो अलग अलग तरीके से टारगेट होने का रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि भारतीय कंपनी का जो मॉडल है उसमें फैमिली मेंबर्स का बहुत पार्टिसिपेशन रहता है, अनलाइक उनकी कंपनीज जहां पे फैमिली मेंबर्स खुद मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। दोनों में अंतर क्या है? भारतीय मॉडल के बिजनेस में अंतर यह है कि जब फैमिली मेंबर्स खुद दिखते हैं पब्लिक लाइफ में, पार्टिसिपेट करते हुए कंपनी के मैनेजमेंट में, तो उनका पर्सनल रिस्पेक्ट स्टेक पे लग जाता है। अब वो वैसी हरकतें नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ जिससे लोगों का नुकसान हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए। समझ आ रहा है? तो प्रॉफिट के लिए उतने अंधे नहीं हो सकते कि उनका रेप्यूटेशन साफ हो जाए। ठीक, इसी का कारण है कि जब हमारी बैंक्स जो है, हमारी बैंक्स जब लोन्स देती है तो ये देखती है कि अच्छा इसका ब्रदर भी है साथ में, अच्छा इसके फादर भी उसी बिजनेस में है। तो चाहे भले वेस्टर्न टेम्पलेट से क्रेडिट रेटिंग का सारा इंडेक्स और डेटा वेटा सब चेक करते होंगे बैंक्स वाले, लेकिन अल्टीमेटली जब वो देखते हैं कि इसका भाई भी साथ में है, इसके ब्रदर भी साथ में है बिजनेस में, ठीक है इस पर पैसा लगा सकते हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है वो वेस्टर्न कंपनीज के अंदर पूरा मिसिंग है। समझ आ रही है बात? तो वेस्टर्न कंपनीज में क्या होता है कि कल को कोई फ्रॉड करना है तो ओनर खुद फ्रॉड करके फिर रिजाइन करके निकल लेता है, शेयर होल्डर्स को पूरा हार पहना के। तो भारत में फर्क ये है कि ये नहीं हो पाता है क्योंकि सनातन इकोनॉमिक्स का जो फैमिली यूनिट बिजनेस का जो मॉडल है
वो आज भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ हमने कंटिन्यू करके रखा हुआ है। तो भारतीय संस्कार का जब प्रदर्शन करते हैं इतने रिच लोग, चाहे हकीकत में धार्मिक हो या ना भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अंबानी फैमिली या अदानी फैमिली मेंबर्स के साथ एक दूसरे का इंटरेक्शन जो कैमरा पे दिखाते हैं, जिस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार से वो बोलचाल करते हैं, राइट? ये जो कल्चर है, धार्मिक कल्चर, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पैसे वाले होने के बावजूद, इससे बहुत दिक्कत है वेस्टर्न कंपनीज को, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को। इसी से दिक्कत है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो फिर आपने स्मोकिंग करना ही है, दिखाना है। आपने दारू पीना है, दिखाना है कि आप पी रहे हो, ठीक है? आपने बहुत सारे डिवोर्सेस करने हैं, बहुत सारे शादी करनी है, दिखाओ इसको स्क्रीन पे। ये चीज भारतीय फैमिली कंपनीज नहीं करेंगी। इससे दिक्कत है वेस्टर्न कंट्रीज को कि पैसे वाले होने के बावजूद आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई हमारे तो फैमिली मेंबर्स के साथ सब अच्छा सेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हम तो पूरा धार्मिक सारे रीति रिवाज भी फॉलो करते हैं, वहां भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में भी चढ़ावा लिखवाते हैं। इससे दिक्कत है वेस्टर्न जो मॉडल है कैपिटलिज्म का, उसको। इसलिए टारगेट होने का बहुत सिंपल रीजन ये एक बनता है कि कैसे भी करके फैमिली लेड बिजनेसेस को तोड़ना है। दूसरा इन्होंने ये समझा है कि जब तक फैमिली मेंबर्स बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे तब तक भारत में आके वैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं लाई जा सकती जिससे पब्लिक का नुकसान हो और उनको प्रॉफिट हो। समझ में आ रहा है? तो वेस्टर्न कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए वेस्ट में अगर इंग्रेडिएंट के अंदर इंसेक्ट पाउडर डाल रही है तो वो चाहते हैं कि अदानी जी भी ऐसा कुछ करें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो कुछ पार्टनरशिप की बातें हो सकती है। समझ आ रहा है कि क्या प्लान है इनका? तो ये जो आपने देखा ही है कि एलजीबीटीक्यू से लेके फेमिनिज्म से लेके जितने वेव्स वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ने चलाए हैं, वो चाहते हैं कि आपके बिजनेसमैन भी उन्हीं के साथ पार्टिसिपेट करके ऐसी सारी हरकतें करें, जैसे प्रिंटेड फूड बना रहे हैं, राइट? फिर बोल रहे हैं कि स्किन के अंदर चिप डालेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये वो वेस्ट में ये सब चल रही हैं बातें। वो चाहते हैं कि भारतीय बिजनेसमैन भी ऐसी पार्टनरशिप्स करें, उनके साथ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए भारतीय मार्केट में। जो बिल्कुल ये लोग रेडी नहीं होंगे क्योंकि फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए, तो वो अपना रेपुटेशन कभी दांव पे नहीं लगाएंगे और ऐसी चीजें करने में, जेंडर इंडोक्ट्रिनेशन और ये सब। दूसरा हमें यह समझना है कि ये जो वेस्टर्न मॉडल है कंपनीज फॉर्मेट का, उनकी करेंसीज डाइल्यूट होने वाली है और उन्हें समझ में आ रहा है कि रशिया और चाइना का मार्केट तो कभी नहीं मिलने वाला एक्सेस करने के लिए। इनफैक्ट चाइना के साथ तो अब डीकपलिंग होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते ही, ठीक? तो फिर एक ही मार्केट है जो भारत है। तो वो चाहते हैं कि भारतीय बिजनेसमैन को साइड पे रख के भारतीय गवर्नमेंट उन्हें भी इक्वल टर्म्स में प्रायोरिटी दे, पॉलिसी में क्या चेंजेस होने चाहिए वो डिसीजंस लेने में। तो कल को उनको कुछ यूनिक प्रकार के सीड्स बनाने हैं क्रॉप्स के, जिसके अंदर पता नहीं वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट की चीजें करेंगे। तो वो चाहते हैं कि ये जितने भी जो संस्कारी बिजनेसमैन है, संस्कारी इन द सेंस उतना तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे लोगों का, उनको साइड पे हटाया जाए। तो ये साइड पे हटाने की कोशिश है अदानी ग्रुप को। इसीलिए फिर कल जो मैंने कैंपेन चलाया कि हमने तो जम के आज शेयर्स लेने हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अदानी का शेयर लिया। बाकी मैं ये शेयर मार्केट और इसमें मैं मानता ही नहीं हूं कि ये गैम्बलिंग वाली चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लेकिन कल मैंने स्पेशली इसके ऊपर ट्वीट किया क्योंकि एटलीस्ट इतना मैसेज तो हमारी ओर से जाना चाहिए कि हम रिटेलिएट तो करेंगे, राइट? कोई अमेरिका की एजेंसी वहां बैठी हुई हमारी मार्केट को अपनी मर्जी से हिला रही है, ये तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
तो पब्लिक का इतना अवेयरनेस तो हमारा भी होना चाहिए कि एक एक शेयर भी ले, एक एक शेयर इन द सेंस कंपनी के इतने शेयर्स है उसमें से कोई एक। ओके, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज वो मुहिम में भाग लिया होगा और शेयर्स लिए हैं, तो एटलीस्ट ये अच्छी खबर है कि बहुत सारे स्टॉक्स ग्रीन में हैं आज और थोड़े रिकवर हो चुके हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अदानी ग्रुप सिर्फ अदानी ग्रुप नहीं है, अंबानी ग्रुप भी फैमिली मेंबर्स वाला ग्रुप है। तो दो ही रास्ते हैं, या तो उनके साथ पार्टनरशिप करनी होगी या तो आपके ऊपर इस प्रकार से अटैक होंगे। दो में से एक रास्ते हैं सारी कंपनीज के पास चूज करने के लिए। इसीलिए मैंने 1.5 साल पहले इसके बारे में वार्निंग डाली थी सत्योलॉजी चैनल पे कि हमारे बिजनेसमैन को हमारी सरकार के साथ स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए, वरना ये हो सकता है कि आपका बिजनेस का स्टेक वो फॉरेन बिजनेसमैन आपको यहाँ पे आके कंपटीशन आपको देगा। अगर वीक गवर्नमेंट आई तो 240 सीट की स्ट्रेंथ में शायद सरकार फॉरेन बिजनेसमैन को मना नहीं कर सकती मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लाने से, लेकिन अगर 300 सीट होती तो मना कर भी सकती थी। तो ये इतना अवेयरनेस तो हमारी पब्लिक का भी होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के फ्यूचर के लिए। दूसरा हमें इसमें यह समझना है कि बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन, क्योंकि कुछ ट्विटर पे डिस्कशन भी हुआ, इस पर डिबेट हुई कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई और मैंने कहा कि अब डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा थोड़ा रिवर्सल आने वाला है। इनफैक्ट विजिबली दिख रहा है कि बीएसएनएल को प्रमोट किया जा रहा है, जितने भी जो डीडी न्यूज चैनल से लेके प्रसार भारती से लेके इन सबको प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है हम ट्वीट्स के साथ इस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन एक मिनट। तो सबसे पहले तो ये पहला ट्वीट है आज का। रिवर्स में हम जाते हैं। आपको पता है मेरा हैंडल, जिसने ये हैंडल फॉलो नहीं किया है प्लीज ये हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मिंट के प्रणति देवा करके ऑथर है। इनको भाई डीप स्टेट के साथ क्या कनेक्शन है भगवान जाने, लेकिन फेक हेडलाइंस जैसे आप जानते ही हैं। तो 22 तारीख मतलब आज 12 और 70 को इन्होंने ये हेडलाइन डाली। तो 12-70 को तो थोड़े स्टॉक्स रिकवर हो ही चुके थे, इसके बावजूद इन्होंने ये हेडलाइन डाली कि ट्रबल अगेन। और इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? अब हड़बड़ी मैडम की इतनी ज्यादा है कि डेट में लिख दिया नवंबर 24, जो अभी तक आई भी नहीं है। पहली लाइन में गलत, ठीक है। फिर मैडम कंक्लूजन देती है कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स माने आपको पता है ना मेरे हिसाब से एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोले तो कैश दो, राइट। तो एक्सपर्ट्स ने मैडम को बताया कि अदानी के स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। कब तक नहीं लेने चाहिए? जब तक लीगल डेवलपमेंट में कुछ समझ नहीं आ जाता कि क्या हुआ है। समझ आ रहा है? तो मैडम की हड़बड़ी देखो, जो भी उनकी लिंक होगी सोरोस वाले ग्रुप के साथ वहां पे, ठीक है, फेक न्यूज चलाने में। दूसरा, ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में जो प्रेडिक्शन दिया था, पूछा गया मुझे कि न्यूक्लियर यूज होगा या नहीं होगा रशिया द्वारा, तो सबने फेक हेडलाइंस चलाई। ये मैंने 19 नवंबर को आनिक शिकी ने, सात्विक ने पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने बताया न्यूक्लियर के नीचे उनके पास बहुत सारी वर्जन्स हैं। तो 20 तारीख को सारी मीडिया हेडलाइंस ने ये फेक न्यूज चलाई कि रशिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज की है, मतलब अब एटॉमिक वेपन यूज होंगे, राइट। और 21 को पुतिन जी का आ गया कि नहीं, वो नॉन न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल थी, नई वाली थी लेकिन न्यूक्लियर नहीं थी। ये नाम दिया उन्होंने ऑर्शेनिक, ऑर्शनिक।
जो हमने इस्तेमाल किए हैं, और 22 को ये भी बोला कि भाई हम कोई नोटिफाई करने के लिए जवाबदार नहीं है किसी को कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, मिसाइल यूज। तो ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि नहीं, कोई न्यूक्लियर अभी तो नहीं लग रहा है कोई न्यूक्लियर यूज होने वाला है। ठीक है, तो इनका तरीका रहता है बेवकूफ बनाने का। ये हमारे जो हिंदू, आपको पता ही होगा, ये जो एक पुराने जमाने में एक वैम्प हुआ करती थी, बिंदु, ये बिंदु के नाम पे जो ये हिंदू चला है अखबार, ये शेयर्स सर्ज हो जाने के बावजूद वो लिख रहे कि राउट हुआ है स्टॉक में। ठीक है, ये देखो 9 मिनट्स अगो और ये 15 मिनट्स अगो। तो ये लोकल हरियाणा सही बता रहा है, लोकल हरियाणा मस्ट बी सम स्मॉल पोर्टल, लेकिन ये इसको एक्सपोज कर रहा है, हिंदू को। तो ये हालत है हमारे मीडिया की, फेक हेडलाइंस चलाने में। ठीक है, अब एक ये जो डिबेट चला था, क्योंकि डॉजी करके जो इन्होंने बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इस पर बार बार बोला जा रहा है, ओहो हावियर मिले से सीख लो कि कैसे इकोनॉमी को इंप्रूव करते हैं, बाबू को सबको निकाल देना चाहिए, ये सारे सरकारी बाबू जो होते हैं करप्ट होते हैं और एफिशिएंसी नहीं होती है और फालतू के खर्चे हैं। और देखो अर्जेंटीना की कितनी इंप्रूव हो गई इकोनॉमी, इलॉन मस्क भी तारीफ कर रहा है, इलॉन मस्क खुद भी ये करने वाले हैं, सरकारी बाबू को सबको हटाने वाले हैं, ये वो। तो पहले पूरा सीन क्या है ये समझ लो। इलॉन मस्क जो हटाने वाले हैं, वो तो मैंने पहले पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया है कि वो फालतू के खर्चे थे और हटाने का ही है, परसेंटेज के साथ दिया हुआ है मैंने। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास रिजर्व करेंसी का स्टेटस था, है, तो पैसे छाप छाप के इकोनॉमी चला रहे थे, फालतू के गवर्नमेंट के खर्चे। अर्जेंटीना के पास कोई रिजर्व करेंसी का स्टेटस नहीं था। ठीक है, इकोनॉमी डूबी हुई थी कम्युनिज्म की वजह से, सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि बाबूस को हटा दो क्योंकि वो करप्ट है और इनएफिशिएंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये करप्शन का कॉन्सेप्ट आप सबको समझा दूं। करप्शन क्या होता है? करप्शन ये होता है कि आप ऑफिस में जा रहे हो, आपके पास अपना फोन है, इसके बावजूद आप ऑफिस का फोन इस्तेमाल कर पे घर पे बात करते हो। दिस इज करप्शन। यहां से करप्शन शुरू होता है। ठीक है, तो ये कह देना कि कोई पार्टी आने से करप्शन चेंज हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये बहुत ही, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई पार्टी के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। इसको अगर कुछ कनेक्शन है तो धर्म के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन है, या तो फिर आप टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके थोड़ा करप्शन कम कर सकते हो। लेकिन ये कहना या आपका अगर ऊपर का लीडर क्लीन हो, जैसे मोदी जी जैसा, तो नीचे ऑटोमेटिक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता है कि नीचे थोड़ा कम करप्शन होगा। लेकिन ये कह देना कि कोई पार्टी आने से करप्शन गायब हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई कनेक्शन इसके साथ है ही नहीं कि कौन सी पार्टी पावर में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो। दूसरा, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बाबूस करप्ट होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं, माना मैंने, चलो मैं आपकी बात मानता हूं। ओके, प्रीवियस गवर्नमेंट्स 10 साल पहले वाली भी जो थी, उसमें तो कुछ बहुत ही कुछ अलग लेवल का चल रहा था। बताना भी जरूरी नहीं है कि क्या चल रहा था, लेकिन इस सरकार में भी कुछ थोड़ा बहुत होता होगा, बिल्कुल होता होगा थोड़ा बहुत लेवल पे। क्या ये गायब होने वाला? नहीं होने वाला है, ह्यूमन नेचर है। कम हो सकता है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके कम हो सकता है। तो ये कह देना कि बाबूस को हटा दो और पीएसयूज तो देखो इनएफिशिएंट ही काम करते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझो कि पीएसयू का कॉन्सेप्ट आया कहां से, कि हमको गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट का क्या काम है बिजनेस में? कोई काम नहीं। उन्होंने क्यों बिजनेस करना चाहिए? करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आई अग्री। मुझे ये बताओ, कल को जैसे कोविड हुआ था, अगर हमारे पास सरकारी बाबू नहीं हुए होते, मैं नंबर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, वो काम करके वैक्सीन देने वाले थे, मैनेज करने वाले थे डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं खाली नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास सरकारी बाबू नहीं होते गवर्नमेंट जॉब में, खाली नंबर्स, एम्प्लॉयड, तो प्राइवेट सेक्टर की एक भी कंपनी
प्राइम मिनिस्टर की सुनने वाली नहीं थी। क्यों? क्यों ये बाबूस का होना जरूरी है? ये बाबूस का रजिस्टर पे नंबर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये बाबूस नहीं होते तो प्राइवेट सेक्टर कोविड का मैनेजमेंट कैसे किए होते, मैंने खाली एग्जांपल दिया है। 1 लाख रुपए रिच लोगों से लेते खाली एक ही वैक्सीन के शॉट के लिए कि तुम्हारे लिए हमने बहुत स्पेशल बनाई है, तुम 1 लाख दो और एक शॉट ले लो। मिडिल क्लास के लिए 10 शॉट वाली सब स्टैंडर्ड वैक्सीन बनाते जो आपको 2 साल तक लेनी रहती और हर एक शॉट पे 5,000 रुपए वो कलेक्ट करते। ठीक है। और फिर पुअर के लिए 500 वाली एकदम थर्ड क्लास वाली बनाते। ठीक है। उसके 20 शॉट लेने रहते 3 साल तक। ये चीज आपके साथ हुई होती पूरे देश के साथ अगर सरकारी बाबू जॉब में नहीं होते। खाली उनका उनका रहना ही इतना इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर डिसीजन दे पाए। वो पावर आने के लिए सरकारी बाबू का होना जरूरी है। मैं भी समझता हूं कि इनएफिशिएंट होंगे, करप्ट होंगे, सब कुछ होगा, मैं मानता हूं मुझे भी पता है। ठीक है। लेकिन उनका होना इतना इंपॉर्टेंस रखता है, वरना प्राइम मिनिस्टर का फोन भी कोई नहीं उठाता प्राइवेट सेक्टर कंपनी वाला। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक बार आपने सारे सरकारी बाबू उसको हटा दिया नौकरी में से, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर हर एक चीज का कार्टल इस लिमिट का बनाएंगी, इस हाइट का, कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो लोग समझते नहीं है, बस बोल देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा फाइन बैलेंस बनाया तीनों का, प्राइवेट सेक्टर का, बाबूज का और लोगों के इंटरेस्ट का भी। इसलिए वो पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। तीनों को बैलेंस करते हुए उन्होंने गुजरात में भी चलाया और इंडिया लेवल के प्रोजेक्ट्स भी सक्सेसफुली डिलीवर हो रहे हैं। अब क्वालिटी के साथ हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा पुश भी उन्होंने डाला कि भाई एफिशिएंट बनो, सैलरीज अच्छी देंगे, बजट भी एलोकेट करेंगे। कल आप सोच के देखो कि अगर डीआरडीओ को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, हटा दिया या प्राइवेटाइज कर दिया, तो जब फोर्सेस को आर्म सप्लाई की जरूरत होगी तो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा ठीक है, मुझे इतना रेट चाहिए, लेना है तो लो सप्लाईज, मैं तो प्राइवेट सेक्टर हूं। प्राइवेट सेक्टर ये भी बोल सकता है अगर उसको फॉरेन से कुछ पता है फॉरेन से क्या क्या गिफ्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, तो फॉरेन से अगर कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे तो बिगड़े हुए आर्म्स आर्मी को सप्लाई कर दिए जाएंगे, वो हार जाएंगे बॉर्डर पे। ये भी हो सकता है कल को। तो ये लोग जो आपको बोलते हैं कि सोशलिज्म ये वो, बाबूस को हटा दो, उनको पता ही नहीं है कुछ कि तीनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, वरना कोई भी पर्सन आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। ठीक। तो ये समझना जरूरी है कि भाई प्रधानमंत्री जी खुद जब 2014 में गवर्नमेंट में आए थे तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा लेके आए थे। लेकिन 2019 तक आते आते उन्हें भी पता लग गया कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं, जो भी बोलो, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, ये अगर हमारे बिजनेसमैन के साथ मिल गए प्राइवेट सेक्टर और फिर देश में जो बदमाशी करना शुरू करेंगे दोनों मिलके, उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट बाबूस को रहने दिया जाए, भले थोड़े इनएफिशिएंट हो। ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर जो सपोज वैक्सीन बना रहा है, अगर वो वैक्सीन सप्लाई नहीं करता है प्राइम मिनिस्टर के प्लान के हिसाब से, तो कम से कम सरकारी बाबू का स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो है कि दूसरी प्राइवेट सेक्टर के पास जाके कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन रेडी करवा लें। बाबूजी नहीं रहेंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर सुनेगा क्यों प्राइम मिनिस्टर की? बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लगे तो हम रहते हैं कि भाई तुम करप्ट हो, तुम इनएफिशिएंट हो, ये कर लो, डीआरडीओ को बंद कर दो, ये वो। बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर यूनिट एफिशिएंसी की, उसकी प्रायोरिटी एफिशिएंसी है ही नहीं। उसकी प्रायोरिटी राष्ट्र की सोवर्निटी मेंटेन करने की है, सार्वभौमत्व जो बोलते हैं, वो मेंटेन करने का उसका टास्क है पब्लिक सेक्टर यूनिट का।
एफिशिएंसी उसका टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है, वरना 5 ही कंपनीज आपको पूरे राष्ट्र को रूल करना शुरू हो जाएगी। 5 में से फिर 3 भी हो सकती है, फिर 1 भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें बहुत समझना जरूरी है। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपने 721 ट्वीट्स रीट्वीट्स करके आज अदानी के स्टॉक्स को ग्रीन में लेके आए हैं। ठीक है, तो ये प्रसार भारती पे जो ओटीटी का स्ट्रीमिंग शुरू किया है सरकार ने, उसमें रामायण, महाभारत, शक्तिमान, 12 लैंग्वेजेस, 65 चैनल, दूरदर्शन, आकाशवाणी के पुराने आर्काइव्स और इन ऐप शॉपिंग की भी व्यवस्था ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के साथ, और बीएसएनएल और डीडी सबको रिवाइव किया जा रहा है। इसीलिए रिवाइव किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में एक्सप्लॉयटेशन ना हो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, आप ही से स्ट्रेंथ खरीद के फिर आप ही के अगेंस्ट यूज हो रहा है, तो फिर उससे अच्छा तो बाबू थोड़ा बहुत करप्शन कर रहा है, करने दो। ये मैंने मजाक किया था, कोई बोल रहा है बहुत टेंशन हो रहा है। मैंने बोला अगर आप दुखी रहते हो, अगर आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर आप जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, क्योंकि ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं रहता। फेक हेडलाइंस पढ़नी है जो मीडिया ने छापी होती है, और वर्ल्ड वॉर करा लो या इंडिया चाइना वॉर करा लो, सबका फेवरेट है। हर वीक में दो दो वॉर करा लो स्क्रीन पे, फुल व्यूज मिलेंगे, राइट। भले भारत क्षेत्र को कुछ व्यूज मिले या ना मिले, इसमें तो मिल ही जाएंगे आपको वर्ल्ड वॉर में। तो ये सबसे इजी टास्क है। हम्म, ये मैंने एक कॉल करा था मेंबर्स के लिए भी, यूट्यूब मेंबर्स के लिए भी, कि भाई आपने अदानी का कोई स्टॉक लिया या नहीं लिया। इधर मैंने पोर्ट्स का स्पेसिफिक पूछा, 47% ने यस बोला है, 52 ने नो बोला है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में मानते हैं उनके लिए पूछा था मैंने ये। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता ही है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। सेक्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी सारे टॉक्स में बताए हुए हैं। हाँ, कमर चीमा यहाँ भी स्क्रीन पे बता रहा था कि हम पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा स्किल होते हैं। तो बहुत हंसी आई। एक्चुअली हम चैनल्स चेंज कर रहे थे, अचानक कमर चीमा दिख गया ये बोलते हुए। तो सऊदी अरेबिया बोल रहे हैं कि भाई भिखारियों को यहाँ मत भेजो, पाकिस्तानी। तो कुछ ऐसा ही है। अम, ये जो सपोर्टर्स हैं गवर्नमेंट एफिशिएंसी वाले यूएस के, वो बोल रहे हैं डिफेंस बजट को 20% काटना चाहिए। अब मैंने 25% प्रेडिक्ट करा है 25-26 के बजट के लिए। लेट्स सी। आपको पता ही है मैंने 25% इसके लिए बोला है, 35% सोशल बेनिफिट्स के लिए बोला है, और 60% सैलरी लेवल के लिए बोला है। वो तो ये बता ही रहे हैं इलॉन मस्क के सबको फायर, बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में से। तो ये तो प्रेडिक्शन होने ही वाला है, राइट। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ मेरा स्क्रीन पे। इस पर मैंने लिखा कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स, जब हम बड़े हो रहे होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स जब साथ में हो, तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और वो जो हमें फूड और ये तो समझ में आता ही है कि ट्रेडिशनल विजडम और ये सब कल्चर फेस्टिवल्स ये सब, लेकिन मजा आता है जब पेरेंट्स पे वो कमेंट करते हैं, और वो जो पूरी स्टोरीज सुनाते थे हमें। हमारे टाइम तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो, एनिमेशन बोलो, कार्टून नेटवर्क बोलो, या जो भी बोलो, तो हम जब छोटे थे तो यही हमारा वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन था। वो जो यूनिक एक्सप्रेशन के साथ स्टोरी सुनाया करते थे। तो बड़ी विडम्बना है इस बात की कि वो जनरेशन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली, ऐसा क्या ही हो गया ब्रिटिश क्लासरूम के चलते कि हमारे पास आज इंटेलेक्ट ज्यादा है, इंटेलिजेंट शायद हम ज्यादा हैं, लेकिन स्किल उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन विजडम के खाली हैं उनकी कंपैरिजन में। और इक्विपमेंट और गैजेट हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हार्ड वर्क करना नहीं किसी ने। हाँ, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट कर लेना है सबको। तो ये जो है डायरेक्ट क्लासरूम, वो कंप्लीट होते ही एसी डेस्क के साथ बैठ जाना है, पैकेज के साथ किसी का नौकर बन जाना है। तो ये जो है, ये कैसे हो गया पता नहीं, पर ऐसा हुआ है हमारे साथ। वो जनरेशन की कंपैरिजन में इतनी दिक्कतें हैं हमारी। अच्छा, नीचे कुछ इसके अंदर कमेंट्स आई, कुछ फेमिनिज्म वाली,
कि भाई ये जो दादियां थी वो वुमन को बहुत परेशान करती थी, मतलब सास जो है बहुत परेशान करती है बहू को। तो ठीक है, मैंने बोल इस पर मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग जो मैं है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये सारे घर में नहीं होता था, होता था ये भी मानना पड़ेगा कुछ फैमिलीज में, कुछ पॉकेट्स में। ये भी समझना है कि रेडिकलिज्म से बचने के लिए जो प्रैक्टिसेस आई बालिका वधू से लेके, आज हम जीवित ही इसीलिए हैं क्योंकि बालिका वधू की वजह से। तो वो छोटी बच्ची के साथ उस उम्र में जिस प्रकार से उनको जबरदस्ती से ट्रेनिंग दी गई, फिर घूंघट, सती, जौहर जो भी हुआ, सरवाइव करने के लिए रेडिकलिज्म को, और उसके चलते एक फॉर्मूला बन गया कि स्ट्रिक्ट बिहेव करना है बहू के साथ, और ज्यादा से ज्यादा मेल बच्चे पैदा करवाने हैं क्योंकि वापस रेडिकल्स के साथ फाइट करना इसलिए जरूरी है वो। तो उसके चलते एक सिस्टम सी बन गई ऐसे बिहेव करने की। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज ने ये गलती करी कि वो सारी महिलाएं जिन्होंने घर के 4-4, 5-5 मेंबर्स को ग्रूम किया, रेडी किया, किसी करियर के लायक बनाया, उनको हम बोलते रहे कि ये तो नॉन वर्किंग है और जो जॉब करती है वही वर्किंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न टेम्पलेट से आया, क्योंकि भारतीय महिलाएं तो इन्वेडर्स आने से पहले से वर्किंग थी, वो सारे बिजनेसेस को लीड करती थी, राइट, क्योंकि वो सारे एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री और उसके साथ लिंक थे, कोर सेक्टर्स के साथ, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, सिल्क, जो भी बोलो, तो स्पाइसेस। तो ऐसा तो कभी था ही नहीं कि वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती थी एंशिएंट भारत में। तो अभी जो पूरा फॉर्मूला बन गया है जहां पे ये जो भी इनका हैंडल है, नितिक्षा जी, वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ऐसा मिसबिहेवियर हुआ इसलिए फिर लड़कियां जो है वो जॉब में लग गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर अगर आपकी टफ टफ ट्रेनिंग हुई है तो ये इसलिए हुई है क्योंकि आपको ग्रूम किया जा रहा है कि आप मदर फादर वाले रोल के लिए रेडी हो, उसके लिए आपको वो टफ ट्रेनिंग दी गई। मैं एक्सेप्शंस की नहीं बात कर रहा हूं जहां पे अब्यूज हुआ या खराब इंसल्ट भी हुआ, खराब ट्रीटमेंट भी हुई, कुछ फैमिलीज में हुई होगी। मैं ये मना नहीं कर रहा ऐसे एक्सपीरियंसेस को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि टफ ट्रेनिंग अगर आपको दी गई तो वो इसलिए दी गई ताकि आप अच्छी मदर के रोल में बन पाओ। तो कोई अगर ये बोल रहा है कि उससे बचने के लिए वुमेन ने जॉब ज्वाइन कर ली, तो वहां कौन सा कम एक्सप्लॉइटेशन, वहां तो 9 से 7 का एक्सप्लॉइटेशन है। या तो फिर आप ये बोलो कि उस एक्सप्लॉइटेशन की पेमेंट मिलती है तो हमको अच्छी लगती है, या तो ऐसे बोल दो। पर ये बोलना कि हम इसीलिए भाग गए जॉब में, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। जितना मेरा असेसमेंट है, जो मुझे समझ आया, मुझे ये समझ आता है कि क्योंकि मैन जॉब रोल, जॉब मॉडल में फंस गए, तो उन्होंने मिसबिहेव करा। मिसबिहेव क्यों करा? क्योंकि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है ही नहीं, ह्यूमन बॉडी बना ही नहीं है हेल्दी ह्यूमन बॉडी 9 से 7 काम करने के लिए किसी के कंट्रोल में। तो जब ये जो जॉब मॉडल आया एम्पावरमेंट का 400 साल पहले ही आया, तो जब मैन उस रोल में फंस गए तो उन्होंने घर से जाने से पहले जिस प्रकार से मिसबिहेव किया और घर पे आने के बाद जिस प्रकार से मिसबिहेव किया, उसको एम्पावरमेंट बना के मार्केट किया गया वुमन को कि देखो ये मिसबिहेवियर एम्पावरमेंट है। मुझे लगता है ये हुआ है, ठीक है, दूसरों के अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, मुझे लगता है ये हुआ है। और मैंने इसलिए मिसबिहेव किया क्योंकि मैं बता रहा हूँ, नेचुरल ह्यूमन बॉडी किसी के कंट्रोल में 8-10 घंटे काम कर ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, उसके लिए बनी नहीं है। हाँ, क्या एंशिएंट भारत में जॉब रोल नहीं थे? जॉब रोल थे, लेकिन उसको लास्ट में प्रेफर किया जाता था। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और भूखे रह जाओगे, या फिर आपका कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, हाथ पैर कटा हुआ है या ऐसा कुछ है, या कोई मानसिक मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो जॉब रोल को प्रेफर किया जाता था। एंशिएंट भारत की मैं बात कर रहा हूं। जॉब रोल को कभी एम्पावरमेंट नहीं, उसको लास्ट श्रेणी का माना जाता था एंशिएंट भारत में,
ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। लोगों के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट मैंने ये शेयर किया। जरूरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि समझना है कि हम सुधर जाएं और वुमन को कभी ना बोले कि वो नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग वुमन नहीं हो सकती, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ तो है ही टास्क। नॉन वर्किंग मैन हो सकता है। इनफैक्ट आजकल मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन एक्सेप्शंस, के जो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे इतना वर्क करने की जरूरत ही क्या है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल भरने की और ये सब, क्योंकि वो फेमिनिज्म वाली इक्वालिटी में फंस गए हैं वो थॉट प्रोसेस में। तो बोलते हैं उससे अच्छा हम वीडियो गेम ही खेलेंगे पूरे दिन, हमको क्यों ये सब करना है। कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं गया बोले मैन को प्रीवियस जनरेशन में जिन्होंने हार्ड वर्क किया, तो हम क्यों करें। ऐसे बोलने वाले मैन भी है, ऐसा नहीं है कि खाली वुमेन है। अब तो ऐसे मैन भी निकल आए हैं जो बोलते हैं क्यों करूं मैं ये सब। सो दैट इज व्हाट। अच्छा, एक रोल उसमें लॉ का भी रहा कि जिसका मिसयूज होता है, चाहे वो 498 ए के फॉल्स केसेस हो, डाउरी के फॉल्स केसेस हो, ये सब। किसी दिन हम डाउरी पर भी डिस्कशन करेंगे कि वो क्या था। आई थिंक मैंने कुछ टॉक्स में पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं वापस एक बार कर दूंगा तो थोड़ा समझ में आए कि ऐसा नहीं था जो लोग समझ रहे हैं। तो ये मैंने प्रेडिक्शन 25 जून 2023 को दिया था। इनफैक्ट सत्योलॉजी पे 1.5 साल पहले का भी दिया हुआ है, 1.5-2 साल पहले का, कि रिच लोग जो है नए वर्ल्ड ऑर्डर में वो सूरत और दुबई में रहेंगे। ठीक। तो और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क वेकेट हो रहा है, सबको पता है। तो ये 25 जून को मैंने लिखा था उसके बाद। और ये डी डॉलराइजेशन के चलते। और सूरत ही क्यों? सूरत इसलिए क्योंकि सूरत ही पूरे एशिया का सबसे रिचेस्ट पोर्ट था। यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में। सूरत वॉज द रिचेस्ट पोर्ट पूरे कॉन्टिनेंट का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट का। ओके। इनफैक्ट पिछली ही सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता कॉर्पोरेशन को लोन्स देती है। प्रीवियस सेंचुरी तक तो ये था रिकॉर्ड में। ठीक। तो समझना हमें ये है कि पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टार्ट हुआ सूरत से। तो रिवर्सल जो है डी डॉलराइजेशन वो भी सूरत से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे रिच लोग जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में रहेंगे वो सूरत और दुबई में रहेंगे। ये मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है जून 2023 का। तो 10 अगस्त, ये जून का है, फिर 10 अगस्त को अंबानी जी ने न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। 15 दिसंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सूरत दुबई फ्लाइट शुरू की। 26 जनवरी को कंपटीशन बढ़ा, एक और फ्लाइट इंडिगो की शुरू हुई सूरत दुबई। 31 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट ने सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया। 18 नवंबर 2024 इस महीने ब्लैक रॉक ने कमर्शियल लाइसेंस ले लिया दुबई अबू धाबी के लिए, फंड मैनेजमेंट के लिए। 19 नवंबर 2024 को राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी का दुबई का जो बंगलो है 640 करोड़ का, उस पर एक आर्टिकल आया फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। और उसी दिन 19 नवंबर को रॉथशाइल्ड ने दुबई में वेल्थ मैनेजमेंट की ऑफिस शुरू कर दी हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया है, इस हिसाब से आप भी बेनिफिट कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म है ये, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। चले, यही चीज मैं समझाने की यहाँ पे, क्योंकि इलॉन मस्क बहुत तारीफ कर रहे हैं हावियर मिले की। अर्जेंटीना में बहुत प्रोग्रेस हो गया, उनको समझ में ही नहीं आएगा। जब हावियर मिले गवर्नमेंट में से जाएंगे तब समझ पाएगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी कंपनीज ने ले लिए। जब सारे बाबू निकल जाएंगे जॉब में से अर्जेंटीना में और हावियर मिले नहीं होंगे, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, तब अर्जेंटीना की पब्लिक को समझ में आएगा कि ये तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी कंपनी को चले गए, प्राइवेट सेक्टर वाली। अभी नहीं समझ आएगा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है उनको, आहा कितना ग्रोथ हो गया देखो बाबूस को हटा के। तो इलॉन मस्क को भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि अभी तुम बोलोगे कि भाई नासा बहुत करप्ट है, नासा के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और सारे स्पेस एक्स को दे दो जो उसकी खुद की कंपनी है। ठीक है, फिर कुछ साल बाद जब नासा जीरो बन चुका होगा तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिर स्पेस एक्स ही लेगा और प्राइसिंग भी वो तय करेगा और उतना पेमेंट सरकार को करना पड़ेगा।
क्योंकि नासा फिर से बिल्ड नहीं होगा उतना जल्दी, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होती, ठीक है। तो सब बहुत तारीफ कर रहे हैं कि भाई देखो बाबूस को हटा देंगे, उनको पता ही नहीं है। इसको मैंने एग्जांपल दे के भी समझाया कि अगर $5 का स्क्रू है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करप्शन करके उसको $15 का कर दिए सपोज। अब तुम बोल रहे हो गवर्नमेंट बाबूस को हटाते हैं, करप्शन हटाते हैं, तो स्क्रू का कॉस्ट हो गया $10, तुमने $5 बचा लिए। अब जब नई सरकार आएगी और बाबूस नहीं होंगे तो यही कंपनी बाकी सारी कंपनी के साथ कार्टेल बना के वही स्क्रू तुमको $50 में देगी, और तब वो बाबू याद आएगा जब वो $15 में मिल रहा था स्क्रू। ठीक है, अभी नहीं आएगा, तब याद आएगा। चलें। ठीक है। तो वापस बैंक ऑफ जापान ने सिग्नल दिया है रेट हाइक का। कब दिया है बोल रहे हैं? अप्रोक्सीमेट दिसंबर 18-19। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकता है जापान में। और आपको पता ही है जब बैंक ऑफ जापान सिग्नल देता है तो कुछ ना कुछ अटैक होने वाला होता है। तो वो लॉन्च हो गई मिसाइल जो होनी थी। अब देखते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे एक्शन लिया गया, बहुत देर बाद लिया गया लेकिन लिया गया फाइनली। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरफियरेंस करते ही हैं, आपको पता है। तो 5 साल का बैन डाला है कि व्हाट्सएप से डेटा शेयरिंग मेटा को नहीं होगी। ये अभी खाली छोटा स्टेप है क्योंकि 25 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग हो गया, पोस्टरिंग हो चुका है कि हम आगे डीप प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और भारत गुयाना का अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ोगे जो अभी प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई, तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया स्टैक की बात हो रही है। इंडिया स्टैक माने वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो इंडिजिनस बनाने हैं उसकी शुरुआत के सिग्नल है इंडिया स्टैक। ठीक है। और वैसे भी वो जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया से बोल ही चुके थे ट्रंप इलेक्ट होते ही कि बहुत जल्द जो है यूएस आइसोलेशनिज्म में जाएगा। तो 2019 के इलेक्शन में भी व्हाट्सएप ने ये करा था। उनको पता लगा कि जो व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है वो मोदी जी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो 5 से ज्यादा शेयर पे उन्होंने बैन डाल दिया व्हाट्सएप ने। तो तब भी इंटरफियर किया था, ऐसा नहीं है कि 2000 ये वाले इलेक्शन में ही हुआ, तब भी उन्होंने इंटरफियर किया था इलेक्शन। ठीक है। हाँ, बैंगलोर का जो अमेजोन का ऑफिस शिफ्ट हो रहा है आउटस्कर्ट्स में, जो कॉस्टली एरिया है वहां से आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट हो रहा है, ये तो होना ही है डी डॉलराइजेशन के चलते। दूसरा ये जामा मस्जिद के सर्वे की बात हो रही है, ठीक है, वो चलते रहेगा प्रोसेस डी रेडिकलाइजेशन का। हाँ, मिस डेनमार्क। तो ये मिस यूनिवर्स वाले और ये जो सारे पेजेंट्स होते हैं या अवार्ड्स होते हैं, उस पर से डीप स्टेट का डायरेक्ट कनेक्शन आप बिठा सकते हो क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है। ठीक है। तो उसमें वापस व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी के सिग्नल्स दिख रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं। ठीक है। सोरोस का प्रेडिक्शन जो मैंने दिया था वो प्रूव हो चुका है कि भाई इसकी टीम में सारे सोरोस वाले बंदे होंगे। तो सारे हमारे एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने भर भर के। मैंने पहले ही दिन लिख दिया था कि इसके सारे डीप स्टेट के लोग ट्रंप टीम में होंगे। सोरोस तो क्लियर मेंशन किया था मैंने कि सोरोस लिंक लोग तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एलेक्स सोरोस और इलॉन मस्क के बीच इलू इलू शुरू हो चुका है ट्विटर पे। दोनों एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इलॉन मस्क लिख रहा है आई वुड बी क्यूरियस टू मीट एंड अंडरस्टैंड योर गोल्स। एलेक्स भी उसको बोल रहा है हाँ हाँ, अलग व्यूज वाले लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चलो मिल लेते हैं। बहुत ये तो एकदम कॉमन सेंस है कि हमारे हमारे एनालिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता, बेचारे खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर में तालियां बजाना शुरू कर, उनको पता ही नहीं बेचारों को, क्योंकि हेडलाइंस ही डीप स्टेट ने दे रखी है, उसी पे बोले जा रहे हैं। जिसको काउंटर करना चाह रहे हैं उसी के हेडलाइंस को तुम प्रोपेगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भगवान जाने। ऊपर से ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि जो डीप स्टेट होता है वो 400 साल से ऐसे का ऐसा बैठा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, कोई न्यू ओल्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। वही लोग है वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। ट्रंप 4 साल के लिए आया है, वो लोग 400 साल से है, और ट्रंप की टीम में घुस चुके हैं ऑलरेडी उसके लोग। कुछ भी वैसे है नहीं।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू लर्न, मैं इसको 1.5 साल से बता रहा हूँ, यू हैव टू लर्न टू मैनेज द डीप स्टेट। यू कांट न्यूट्रलाइज देम, यू कांट चेंज देम। ओके, ये खुद भी सीख रहा है। इलॉन मस्क एलेक्स सोरोस को फॉलो कर रहा है, एलेक्स सोरोस इलॉन मस्क को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आ रही है? ये गधे बेचारे नाचते रहते हैं बेचारे फेक हेडलाइंस पे, पता ही नहीं बेचारों को डीप स्टेट ऐसा है। ये वो काउंसिल ने 300 लोग, भाई कुछ नहीं, वैसे के वैसे लोग हैं 400 साल से। अब थियोरी उल्टी करेंगे, जब एक्शन देखेंगे तब वो थियोरी उल्टी करना शुरू करेंगे। बोलेंगे हाँ, नहीं नहीं रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी देखो ये, भाई ये लोग दोनों पार्टी के साथ काम करते हैं। उन्होंने तो ऑपरेट करना ही है ना, चाहे सरकार किसी की भी हो। वो थोड़ी अपना नुकसान करेंगे अपने बिजनेस का। ओके, द विजिट नीड्स टू बी कंडक्टेड, हाँ ये प्रेसिडेंट पुतिन की बात है। हाँ, डिसएंगेजमेंट पे फेक न्यूज फैलाते रहते हैं कि स्टॉल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया चाइना का तो आप फेक न्यूज बिल्कुल भी ना सुने। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दिस राइट। ट्यूसडे कवर कर लिया था। लेट्स गेट हियर। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो दो रेगुलर शोज होने हैं, ट्यूसडे इवनिंग और फ्राइडे इवनिंग 7:30 लाइव। तो जो भी आपने क्वेश्चंस पूछने रहते हैं तभी आप पूछ लें। ठीक है, दो शोज होंगे हर वीक, ट्यूसडे और फ्राइडे 7:30। चलिए अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद स्वीडन एंड फिनलैंड प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड बाइडेन्स गो अहेड टू ज़ेलेंस्की टू गो ऑल आउट, हाउ फार इज, ये वर्ल्ड वॉर 3 की जो भी बातें करते हैं जो लोग भी, ठीक है, उनको खाली जरा जाके पूछो कि वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली, उसमें से 15 कंट्रीज का नाम लिस्ट ट्विटर हैंडल पे लिखे। पता है तो बोले, नहीं तो ना बोले तो अच्छा है। ठीक है, अफवाहें ना फैलाएं लोगों को फालतू का टाइम पास, राइट। तो जो लोग भी वर्ल्ड वॉर बोलते हैं उनको जरा, ये वही लोग हैं जो 500 एपिसोड से पाकिस्तान के 4 और चाइना के 10 टुकड़े करवा रहे हैं, ये वही एक्सपर्ट्स हैं। तो वो सेम पीपल, ठीक है, सेम पीपल। ओके, तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं होने वाला। उनको बोलो डॉक्टर शाह ने बोला है वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। जो कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर शाह ने बताए हैं 4 हॉटस्पॉट रिवर्स करने के लिए, वो हो सकते हैं, वो भी ये डिकेड में कंप्लीट होने, एक साथ नहीं होने चारों के चारों। ओके, स्वीडन एंड फिनलैंड प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, वॉर प्रिपेयर्डनेस तो होनी ही चाहिए। भारत ने भी हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहना है, प्रिपेयर्ड तो सबने रहना ही होता है। ऐसा कौन सा कंट्री होगा जो प्रिपेयर्ड नहीं होगा? क्यों नहीं होएगा भाई, राइट। और प्रिपेयर इसलिए इनको करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के पास अब पैसे नहीं है। वो खुद अपना पूरा इकोनॉमिक्स ठीक करने के लिए बैठेगा जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे। उनके पास अब फालतू के पैसे नहीं है इन लोगों के लिए, बेवकूफों के लिए। ठीक है, तो वो उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी खुद के पैसों से। ओके, शुभंगा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा वाकटी जी धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। तो मेंबर्स के लिए पोल्स अलग से होते हैं पोस्ट सेक्शन में, आप सबको पता है। ओके, और उस पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में डालता हूं। और उसके अलावा मेंबर्स के लिए कुछ नया भी हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा मैं। शैलेंद्र जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। मैवरिक जी धन्यवाद। विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आउट ऑफ दिस? एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा, residential apartment in Gift City, apartment in Surat, land near Jewar Airport, सारे ही अच्छे हैं। बेस्ट ऑप्शन ये डिपेंड करता है आपको कितने साल में रिटर्न चाहिए और कितना रिस्क उठाना है, उस पर ये बताया जा सकता है। ऐसे ब्लैंक नहीं बताया जाता। जैसे सूरत वाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न मिलेगा,
गिफ्ट सिटी वाला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा रिटर्न, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड लॉन्ग टर्म वाला है, ठीक है। जेवर वाला शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म। तो और फिर कितना रिस्क लेना है वो सब भी मैटर करता है, ठीक है। गॉड थंडर जी धन्यवाद। प्लीज रिवील समथिंग अबाउट इंडिया इन 2100 2300। ये कुछ ज्यादा ही फिर मैं बताऊंगा तो लोगों को फिर बोलेंगे ये पागल है, सो लेट्स नॉट गेट देयर, ठीक है। साबी जी धन्यवाद, बाबा जी चरण वंदन धन्यवाद। कैट टू आईएनआर बाय एंड ऑफ 2025। जितना डॉलर में डेप्रिसिएशन होगा उसके प्रोपोर्शन में कैनेडियन डॉलर में भी होना है, ओके, प्रोपोर्शन, राइट। पोशो जी धन्यवाद। WFH एनहांस्ड सेविंग्स टियर 1 सिटीज डिप्लीटेड। वर्क फ्रॉम होम एनहांस्ड सेविंग्स, हाँ, कंपनी के लिए। और कुछ लोग जो 2-2 3-3 जॉब किए, लैपटॉप 3-3 लैपटॉप स्क्रीन ओपन करके, टियर 1 सिटीज डिप्लीटेड। हाँ, थोड़ा हिट लगेगा आईटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्रेसिडेंट ट्रम्प आते ही कुछ ना कुछ उस पर आएगा। मनस्वी यादव जी धन्यवाद। व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दैट इज आल्सो अ हॉटस्पॉट। वो इसी डिकेड में रिवर्स होगा पूरा, आई डाउट इट। इसी डिकेड में होगा, आई डाउट इट। होगा, बिल्कुल होगा। करिसाल कट्टू जी, मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जिन्होंने मेंबर बनना है, जो ये टाइटल दिखता है वीडियो का, उसके नीचे ज्वाइन का बटन है, वो क्लिक करना है, ठीक है। एच शाह जी धन्यवाद। If US is able to implement CBDC before others, does it mean we can't move USD funds to INR anymore? USD funds to INR anymore? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होएगा, मतलब जो वेस्ट से ट्रांसफर होने वाली वेल्थ की आप बात कर रहे हो आईएनआर में, वो बंद होने वाली है। बंद नहीं होएगी, उस पर कुछ टैक्सेशन आएगा या कुछ कर्ब्स आएंगे, इंसेंटिव उस तरह से फेर बदल कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी में चेंज आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसको सीबीडीसी के आने के साथ कुछ कनेक्शन नहीं, वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड विथ यूएस? ट्रेड तो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि सबके पास रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स कुछ प्रपोर्शन में तो है ही, हमारे पास भी है। ट्रेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय जब वो क्राइसिस का पीरियड चल रहा होगा, तब बीच में क्या रेगुलेशंस आएंगे, वी डोंट नो। हरीश जी धन्यवाद। सॉ योर मैसेज, दे शुड नो दैट वी विल फाइट बैक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पता लगना ही चाहिए कि भाई यूएस की कोर्ट से कुछ अनाउंस हुआ और हम हमारा मार्केट गिरा दे, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। तो ये तो, और फिर आपको, आपने टूल किट तो देख ही लिए होंगे ट्विटर पे, कौन कौन सी पार्टीज और क्या क्या गैंग्स बना के सबको बोल रहे हैं कि अदानी के स्टॉक मत लो, ये वो। कितने यहाँ पे फेक न्यूज चलाने वाले लोग हैं वो देखो, और कितने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, और कितने हमारे राइट विंग में से बोलते रहते हैं कि डीप स्टेट खतरा है, और फिर उसी की फेक हेडलाइंस चलाते हैं पूरे दिन। तो इग्नोरेंस है, जानबूझ के करते हैं, आई डोंट नो, बट रिस्क तो आप देख ही रहे हो, सबके साथ, सबके सामने कितना क्लियर है कि कितना रिस्क है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ सनातनी इकोनॉमिस्ट रोरिंग लाइक अ लायन, मोर स्ट्रेंथ टू यू। धन्यवाद जी। ट्राई कर रहे हैं लोगों को बताने की जितनी कर सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो उनके नंबर ऑफ व्यूज देखो और हमारे चैनल के देखो, तो ये है, सबको वो फेक मसाला चाहिए, एकता कपूर टाइप। करण शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। द ग्लोबल लेफ्ट एंड डीएस स्टैंड्स बाय इस्लाम वर्ल्ड वाइड। नहीं, ये गलत असेसमेंट है। ग्लोबल लेफ्ट एंड डीएस स्टैंड्स बाय every conflict which makes them profit.
ठीक। तो जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट का आसार है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, जहां जहां से प्रॉफिट हो सकता है वो सारे में वो लोग खेलेंगे। ठीक है, तो वो इस्लाम के अगेंस्ट भी जाएंगे अगर वो कॉन्फ्लिक्ट उनको प्रॉफिट दे सकता है। जैसे इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है इस्लाम के अगेंस्ट जाने में। वो दिखेगा आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, यही दिखेगा। ठीक है, आकाश जी धन्यवाद। वैक्सीन डिप्लोमेसी सो गुड, केनिया शोड लाल आंख। हाँ आकाश जी, केनिया केनिया वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। तो केनिया का जो है मैटर, अदानी के प्रोजेक्ट्स हैं और जहां जहां अदानी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने केरला में देखा कि विरोध पोर्ट प्रोजेक्ट पे शुरू हो गया। फिर जहां जहां पे ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस उनकी थी वहां पे विरोध शुरू हो गया फंडिंग होते ही, वही सोरोस ग्रुप वाले फैक्शन की। तो केनिया में भी जो प्रोजेक्ट्स पे अभी तो शुरू हो रहा था, उसमें कुछ वैसे कॉन्क्रीट था भी नहीं, खाली अनाउंसमेंट था। ठीक है, तो उसमें भी विरोध तो कब से का शुरू हो चुका था, ये तो अभी आप बता रहे हो ना, कैंसलेशन का डिक्लेरेशन तो अभी आया। विरोध कब का शुरू हो चुका था, आई थिंक 3 महीने पहले से। ओके, तो उसको वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। उसका कनेक्शन कहाँ है वो देखो पहले। केन्या के जो रूटो है, जो लीडर, एक तो एक साइड हमारे साथ डी डॉलराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक चीज। ठीक, दूसरी वही लीडर सोरोस के ग्रुप के साथ लिंक्ड है, वही लीडर। ठीक, तीसरा कभी कभी टैक्टिकल विड्रॉल्स भी होते हैं दिखाने के लिए कि देखो मैंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसने खुद की पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन भी बचानी होती है। ठीक है, अपनी वोट बैंक और वो भी संभालना होता है। चौथा, अफ्रीका के अंदर अमेरिकी और चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स को और कोई कंपटीशन नहीं दे रहा था। भारत खाली अभी स्टार्ट किया था, क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो समिट हमने शुरू की, अफ्रीकन यूनियन को G20 में डलवाया, फिर ब्रिक्स प्लस में भी रिप्रेजेंटेशन डलवाया, और G20 अरे ग्लोबल साउथ की जो 100+ लीडर्स की समिट हम करते हैं, उसके बाद उनको समझ में आया कि ये तो अफ्रीका के प्रोजेक्ट्स में भी भारत आ रहा है। तो डर उनको इस बात का है। ठीक है, कि अभी तक तो खाली चाइनीज के साथ कंपटीशन हो रहा था, अब भारत भी आ रहा है। और डर, आगे का डर इनका ये है कि भारत और चाइना मिलके भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं 10 साल बाद अफ्रीका में, ये भी हो सकता है। तो डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। सो उसको वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ कोई कनेक्शन ही है। कोई भी लीडर पहले अपनी पोजीशन तो सेव करेगा ना। केन्या का जो लीडर है वो अपनी पोजीशन सेव करेगा। वो उसको अदानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या उसको इंटरेस्ट है, सिवाय कि वो चाहता है डेवलपमेंट अफ्रीका का। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि अदानी का कॉन्ट्रैक्ट वो ले रहे थे। लेकिन समझना तो हमें ये है कि उसका मेन इंटरेस्ट क्या है, कि कंटिन्यू रहेगा पावर में तो फ्यूचर में भी हो सकता है अदानी के साथ वापस कोई और कॉन्ट्रैक्ट। पहले कंटिन्यू भी तो रहना चाहिए ना पावर में। खुद की पोजीशन रिस्क करके तो कोई प्रोजेक्ट नहीं करता ना। आकाश जी का हो गया है। ल्यूकर जी धन्यवाद। डज द ऑनरेबल PM HM NSA एंड FM नो द थिंग्स यू नो? मुझसे तो ज्यादा ही पता होगा, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के एक्सेस होंगे, मेरे पास तो कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। यू शुड थिंक ऑफ ज्वाइनिंग रॉ एज फाइनेंशियल। रॉ में आई एम नॉट श्योर कि होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला कुछ पोजीशन। द कंट्री विल रियली बेनिफिट। ठीक है, मतलब ज्वाइन तो क्या ही होना है, मतलब ऐसे थोड़ी कोई ज्वाइन, आई डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज और कैसे होता है ये सब, बट आई एम श्योर दैट आई कैन कंट्रीब्यूट, ये तो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन वो टीम बहुत बढ़िया है ऑलरेडी, अभी जो कर रही है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। इनफैक्ट आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द वे दे आर वर्किंग, मतलब अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं अभी जो भी टीम है हमारी। स्नेह गुप्ता जी धन्यवाद। इट्स काउंटर इंट्यूटिव फॉर FII टू एग्जिट फ्रॉम इंडिया। नहीं स्नेह गुप्ता जी, अभी उनकी हालत टाइट हो रखी है। दूसरा, FII हमेशा से एक फ्रंट था आपके यहाँ बदमाशी करने का। वो खाली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते, बदमाशी करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो उनको जब डंप करने होते हैं स्टॉक्स, उसका इंस्ट्रक्शन कहीं और से आता है उनको, खाली प्रॉफिट बेस्ड नहीं है वो डिसीजन। ओके, खाली प्रॉफिट बेस्ड होता तो यहाँ से निकालने का कोई मतलब ही नहीं है पैसा।
लेकिन दूसरा हमें ये भी देखना है कि जो इनोसेंट होंगे एफआईआई के सेक्शन में से, जो इनोसेंट वाले होंगे, उनकी खुद की इकोनॉमी की हालत टाइट हो रखी है वहां। तो जब रीसेट हो जाएगा उसके बाद रियल फ्लोज आना शुरू होंगे इन्वेस्टमेंट। हमारा कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं हो सकता स्नेह गुप्ता जी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी बाहर है स्टॉक मार्केट के। ओके, और वो बिल्कुल एकदम चंगा सी टाइप है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, खाली 6 to 7% स्टॉक मार्केट में है। सीए विश्वनाथन जी धन्यवाद। अदानी, इट्स केस ऑफ ब्राइबरी, डज इट नॉट अफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स? आर वी सेइंग bribery and legal in India? Are Ambani part of DS? बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले तो डज इट नॉट अफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स? देखिए, वो ये नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं कि इंडिया के स्टैंडर्ड्स वीक है, यहाँ पे ब्राइबरी हो सकता है, ये वो तो ऑफिशियली लीगली लॉबी का बिजनेस, करप्शन को लॉबी बिजनेस बोल के लीगली करप्शन चला रहे हैं वहां पे, और हमको भाषण देते हैं क्योंकि हम उसको करप्शन को करप्शन ही बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता अदानी ग्रुप को कोई फर्क पड़ता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। दूसरा, आर वी सेइंग ब्राइबरी एंड लीगल इन इंडिया? नहीं, हम तो बोलते ही हैं करप्शन को करप्शन। आर अंबानी पार्ट ऑफ डीएस? पार्ट ऑफ डीएस नहीं, कनेक्टेड, एवरीबडी, एवरीबडी हैज टू बी कनेक्टेड। अगर ऑपरेट करना है इंडिया के बाहर कोई भी मार्केट में, अगर आपको ऑपरेट करना है तो एटलीस्ट आप इनडायरेक्टली तो लिंक हो ही इन सबके साथ, डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट तो हो। पर पार्ट ऑफ डीएस नो, डीएस का पार्ट बनने के लिए अभी भारतीय कोई ग्रुप को तो बहुत बहुत टाइम है। भारत फर्स्ट धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ ज्वेलरी सेक्टर स्टॉक्स इन भारत? स्पेसिफिक स्टॉक्स का तो नहीं पता मुझे, लेकिन फ्यूचर ऑफ ज्वेलरी इज गुड, स्पेशली नॉन गोल्ड ज्वेलरी पर फ्यूचर अच्छा है। ओके, ठीक है। Why are we Bharatiyas within Bharat happy about Trump's picks? I have no clue. भारता जी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि खुश होने का कोई कारण ही नहीं, पता नहीं क्यों लोग खुश है। इतना खुशी का कारण है कि डी रेडिकलाइजेशन पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके, ये खुशी का कारण है एक। ओके, दे आर, और दूसरा ये LGBTQ वोकिज्म और भारत के अंदर जो इंटरफियरेंस चल रहा था उसका लेवल कम हो जाएगा, भाषण कम हो जाएंगे ह्यूमन राइट्स के लेक्चर्स के जो आपको दिए जाते थे, ये फर्क पड़ेगा, इतना थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट मेजर। ओके, डी रेडिकलाइजेशन वाला मेजर बेनिफिट है, वो है दे आर अमेरिकन सिटीजन, एंड वो तो कोई काम के ही नहीं है। वो एनआरआई पोजीशन तो वो तो उसको तो आप खाली बोलना ही रहता है कि दे आर आवर एसेट्स। वो उनको तो बेचारे अपने आप को ज्यादा अमेरिकी प्रूव करने में और गाली देते हैं भारत को, वहां पे जो होते हैं। हाँ, ऑफिशियली स्क्रीन पे अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है बॉडी लैंग्वेज प्रेसिडेंट ट्रंप का और इलॉन मस्क का, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, दोनों मिलके विवेक पर ब्लेम डाल देंगे। ये होने वाला है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ बड़ा वाला तो बकरा जो है वो विवेक और तुलसी बनेंगे, ये लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, राज गौरव जी, जय जिनेन्द्र, इज दिस डीप यू वर टॉकिंग अबाउट? नहीं, बाकी है अभी भी। ऑल्सो योर ओपिनियन ऑन TTD एंड रिमूवल ऑफ नॉन हिंदू फ्रॉम द टेम्पल? बिल्कुल, मंदिर इकोसिस्टम के अंदर के गवर्नेंस में नॉन धार्मिक क्यों होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए? आई टोटली अग्री विद दिस। बराबर, बिल्कुल बराबर। जिसको आस्था ही नहीं है वो अंदर गवर्नेंस में क्या कर रहा है? उसको इंटरेस्ट ही क्यों है गवर्नेंस ज्वाइन करने को? पहले तो तुम अगर रिलीजन ऑफ फॉरेन ओरिजिन पे बेस्ड हो तो तुम वहां जाके काम करो,
मंदिर के गवर्नेंस में तुमको क्या इंटरेस्ट है ज्वाइन करने को, जब आस्था ही नहीं है तुमको? अंकित जी धन्यवाद। अंबानी मैसिवली फंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लोकसभा आउट ऑफ फियर ऑफ एक्शन ऑन 500 प्लस आधार प्रॉपर्टी लिंकेज एंड मोदी जी मिफ्ड बाय दिस इज एलोकेटिंग स्पेसएक्स। नहीं 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 अंकित जी, ये जो आप बोल रहे हो ना, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, फंडेड आईएनसी, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप ऐसा होगा जिन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को फंड नहीं किया होगा? ऐसा लगता है आपको? ऐसे नहीं होता है अंकित जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। बिजनेस ने तो बिजनेस करना ही है, चाहे सरकार कोई भी आए। तो कुछ ऐसे स्टेट्स नहीं होंगे जो कांग्रेस रूल्ड या ऑपोजिशन पार्टीज रूल्ड होंगे, वहां भी तो बिजनेस तो करना है ना। अदानी जी ने भी करना है, अंबानी जी ने भी तो करना है। तो कभी एक ऐसा नहीं होता कि एक एक ग्रुप एक पार्टी के साथ पूरा का पूरा हो गया। इनफैक्ट अंबानी जी का तो रिलायंस तो पूरा बिल्ड ही कांग्रेस के टर्म में हुआ है, मतलब पिछले 60 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो तो बट नेचुरल है कि आईएनसी को फंड करेंगे। उसमें कौन सी, मतलब ऑफिशियली उनके रिपोर्ट में भी होगा कि भी ये पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को इतना दिया, कांग्रेस को इतना दिया, ऑफिशियली भी होगा। तो आई एम नॉट सरप्राइज बाय फंडिंग। ओके, वो तो सारी कंपनीज करती हैं, दोनों पार्टीज को। ओके okay? दूसरा आप बोल रहे हो मोदी जी मिफ्ड बाय दिस फियर ऑफ एक्शन ऑन 500। नहीं नहीं वो तो होना ही है। डिजिटल तो सब कुछ शुरू ही जियो से हुआ है। जियो के कनेक्शन से तो डिजिटल इतना पुश हुआ, राइट? तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 500 की एक्शन पे, आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि डेटा सर्वर ये सब भारत में लाया जाए, ये वो। ठीक है, मोदी जी मिफ्ट बाय दिस एलोकेटिंग स्पेस एक्स। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से ऐसे ऐसे नहीं होता है अंकित जी। ये बहुत ही लो क्लास एनालिसिस है, जिसका भी है, जहां से भी आया हो, उठाया हो। मोदी जी ने मिफ नहीं होना होता है, मोदी जी ने सबको बैलेंस करके चलना है। बाबूस को भी बैलेंस करके चलना है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखने का है, और प्राइवेट सेक्टर जो जॉब दे रहा है, जैसे रिलायंस है या अदानी ग्रुप है या कोई भी बड़ी कंपनी है, टाटा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है ना सिटीजन्स को, तो उनको भी तो उतना वीक नहीं कर सकते आप। और फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तो साथ में टेक्नोलॉजी ला रहा है। ओके, हाँ, ये देखना है कि वो नेशन को हार्म ना करे यहाँ आके, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो भी मोदी जी का काम, मतलब गवर्नमेंट का काम। ठीक है, तो इसको इसके साथ ऐसे लिंक करना, आई डोंट थिंक ऐसे लिंक करना चाहिए। ओके, प्रमोटिंग बीएसएनएल एज ऑल्टरनेटिव ऑफ जियो, वो तो मैंने अभी समझाया कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं होएगा तो फिर जियो कुछ भी चार्ज करेगा फिर। अभी तो समझाया मैंने ट्वीट्स में, अभी अभी समझाया मैंने। तो एक बात समझो, एक चीज, जितना भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कैसे सेट होता है, गवर्नमेंट में पॉलिसी रिकमेंडेशंस और ये सब तो वो देते ही होते हैं, सारी कंपनीज देती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। हमें ये समझना है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को इनएफिशिएंट कराता कौन है? वो प्राइवेट सेक्टर ही कराता है। क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर यूनिट का अगर क्वालिटी आउटपुट मिलने लग गया, तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस चलेगा कैसे? समझ आई? तो से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूएस में, जैसे मैं देखता हूं कि पूरा डिफेंस प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, पूरा का पूरा मैक्सिमम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो, तो वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो सरकारी बॉडी होती है, सपोज यूएस की कोई डिफेंस कंपनी है गवर्नमेंट की, उसको कैसे खोखला की होगी आप सोच के देखो। उसके एम्प्लॉयज के घर पे गिफ्ट दे के बोली होगी कि आप खराब आर्म्स बनाओ। ठीक है, जब वो खराब आर्म्स बनाएगा तो सरकार खुद उसको बंद कर देगी, फिर वो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस ही चलेगा। समझ आ रही है? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट को हमेशा से करप्ट बना के, एक्स्ट्रा ऊपर से सैलरी दे के उसका आउटकम खराब कर दिया जाता है, तभी जाके प्राइवेट सेक्टर चलता है। उसके बिना प्राइवेट सेक्टर चल ही नहीं सकता, अगर गवर्नमेंट यूनिट एफिशिएंसी से काम करने लग जाए। समझ आई? तो यूएस में भी ऐसे ही है। प्राइवेट सेक्टर आता कैसे?
जब पब्लिक सेक्टर खराब परफॉर्म करेगा तब आएगा ना। तो देखो आपको कितने कितने बाबूस को क्या क्या गिफ्ट्स मिलते होंगे प्राइवेट सेक्टर से दीपावली के, है ना। बॉडी बिल्डिंग जी धन्यवाद। पीपल इन कनाडा आर डिपेंडेंट ऑन फूड बैंक्स ड्यू टू फूड क्राइसिस। पता ही है, हाँ। Was a similar situation arise in US during crisis. फूड स्टैम्प्स तो अमेरिका में भी है। अभी अभी इलीगल्स के लिए न्यूयॉर्क वालों ने बंद किया है, बाकी फूड स्टैम्प्स का तो अमेरिका में भी है ही। फूड स्टैम्प्स, इनकम सिक्योरिटी, ये सारे बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के। क्या क्राइसिस में बंद हो जाएंगे फूड स्टैम्प्स पूरी कंट्री में से बंद? आई डोंट थिंक सो। आखिर वो टाइम कब आएगा जब डीप स्टेट या यूएसए के बोलने से या करने से इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? We will be able to do what we want without interference. Without interference अभी चल रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का काम विदाउट इंटरफियरेंस चल रहा है। ओके कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसा? आई डोंट थिंक ऐसा टाइम आएगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको मैनेज करके चलना है उसको। उसके लिए मैंने बोला था कि आप शेर के ऊपर बैठ गए हो, शेर आपको पावरफुल बनाना चाह रहा है और उसमें से प्रॉफिट भी करना चाह रहा है, लेकिन अब आप शेर से नीचे उतर नहीं सकते। नीचे उतरे तो आपको खा जाएगा। समझ गए? तो शेर की सवारी करना सीख लो, और कोई रास्ता नहीं है। शेर ने आपको सिलेक्ट किया है, आपको उसके ऊपर बिठाया है, आपको पावरफुल बनाना चाहता है और उसमें से प्रॉफिट करना चाहता है। लेकिन अगर आपने मैनेज सवारी करनी सीखी नहीं, उतर गए या गिर गए, तो फिर आपको खा जाए। तो ऐसा है। ठीक, टफ है। इसीलिए पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिस्ट लीडर्स सिलेक्ट होके आए पार्लियामेंट में। ठीक है, चलो। सुदर्शन जी धन्यवाद। तपन जी धन्यवाद। एनी प्राइस प्रेडिक्शन इन गोल्ड? 85-90 के बीच, नॉट जून स्पेसिफिक, लेकिन 2025 में कभी भी 85 से 90 के बीच। ऋतुराज पाटिल जी धन्यवाद। जर्मनी जॉब के लिए जाना सही है? थोड़ा रिस्की है, रिस्की तो है। सोनी जी धन्यवाद। जय श्री राम। बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, ये तो बताया मैंने। मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल्स, डिफेंस और स्पेस। ठीक है, चलो। सहाजा जी धन्यवाद। एग्जैक्ट टाइमलाइन ऑफ 2024 एंड डीप, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉल? एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या बचा है? नवंबर खत्म होना है तो अब एक ही महीना है। अब क्या टाइमलाइन देनी है मैंने 2024 के लिए? डिप आना है, कितने पॉइंट्स का फॉल हो सकता है? पॉइंट्स में अगर मैं बोलूं आपको, तो जब आएगा तब से तब से 2 मंथ्स अगर आप देखो स्टॉक मार्केट का एप्रिसिएशन, तो उसमें 4 से 7% के बीच मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। जब वो छोटे टाइम के लिए आएगा, मैं एग्जैक्ट दिसंबर, ऐसा 31 दिसंबर ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं लास्ट 2 मंथ्स का अगर आप मार्केट चेंज मेजर करोगे, जब ये क्राइसिस आएगा दिसंबर में, तो 3.5 to 7% लेस दिखना चाहिए। लेट्स सी। मेहुल जी धन्यवाद। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्टॉक्स इन इरिडा? फ्यूचर स्टॉक स्पेसिफिक मैं नहीं बताता। विल ट्रम्प विथ डीप स्टेट एंड मस्क अलाउ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? क्यों नहीं?
मतलब अलाउ इन द सेंस कोई रोकता थोड़ी है, अगर आप न्यूक्लियर से बनाना शुरू करोगे तो शुरू करोगे। नमन जी धन्यवाद। यूएसडी विल गो अप और डाउन फ्रॉम हियर इन वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म यूएसडी कैन गो अप। वेरी शॉर्ट टर्म मतलब ट्रम्प ओथ से पहले इट कैन गो अप अ लिटिल। Captain Knight ji, धन्यवाद. I work in MNC where all clients are Western. I have a super good offer from US based that requires relocation in India. Should I switch or stay? I can't change client at this level. पहले चेक करो वो यूएस बेस्ड कंपनी के क्लाइंट्स कितने नॉन वेस्टर्न है, ये चेक करो। इंडियन क्लाइंट्स है क्या, और एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के टाइम क्या पॉलिसी लेके आएंगे, तब तक रुक जाओ। विशाल जी धन्यवाद। जय श्री राम। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ हिंडनबर्ग पुट पोजीशन ऑफ नवंबर एंड फ्रॉड ड्राइव? नहीं, वो नवंबर में कुछ तो करने वाले थे ना। हिंडनबर्ग का 14-15 नवंबर का पुट था जो फेल गया होगा, तो उन्होंने, दैट वाज पब्लिक, सबको पता लग गया था। देन दे मस्ट हैव प्लान्ड दिस, है ना। Hindenburg is just one of the toolkits, lower level toolkits. Canada without Justin will be stronger. How they lose? Intel Cryptoji धन्यवाद. Canada without Justin will be stronger. Without Justin will be stronger. No, stronger बोल रहे हो in the sense LGBTQ, वोकिज्म और इलीगल्स कम हो जाएगा. करेक्ट, थोड़ा कम हो जाएगा. That doesn't mean stronger. कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज यूएस कंपनीज के पास जाएंगे. ठीक, अब आप उसको स्ट्रॉन्गर बोलना चाहें तो मे बी. हाउ दे लूज? वेल, द डीप स्टेट लूजेस their person which is who is Trudeau. Okay. SBG धन्यवाद. What do you think will be the exchange rate between INR and Chinese yuan during and after de-dollarization? मैंने स्टडी नहीं किया युआन. आई एम नॉट स्टडीड, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे युआन में. वैसे ही इट्स मिसमैनेज्ड करेंसी. तो विशाल जी धन्यवाद. अंकित जी, इज द साबरमती रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ दीवा स्क्रिप्ट आर बॉलीवुड ऑन राइट? विशाल जी, बॉलीवुड वो चाहे या ना चाहे राइट ट्रैक पे थोड़ा थोड़ा तो जाना शुरू करना ही पड़ेगा. इनफैक्ट मुझे जो लगता है, आई मीन जस्ट, मैंने ये प्रेडिक्शन 1.5 साल पहले का दिया हुआ है. एटलीस्ट 3 हीरोइंस को तो मैं देखता हूं कि वो डी रेडिकलाइजेशन के लिए तैयार हुई. कैटरीना कैफ, सोहा अली खान, नहीं क्या नाम है इनका, सैफ अली खान की डॉटर का, जो भी अली खान व्हाटएवर, सारा अली खान. ओके. कैटरीना कैफ, सारा अली खान एंड वन मोर जो साइड की हीरोइन है बट लोअर लेवल हीरोइन जो भी है. बट ये 3 डी रेडिकलाइजेशन के लिए मुझे सिग्नल्स दिखाई देते हैं इन तीनों के. ओके. दूसरा, मैंने नोटिस किया है कि एकता कपूर अभी रिसेंट में एक फैमिली ओरिएंटेड कुछ मूवी उनका तो आया ही था, और ये साबरमती एक्सप्रेस, भले ही मैं मानता हूं कि इसमें भी साबरमती वाले जो मूवी है उसके अंदर कोई एग्जैक्ट डिपिक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो फेजेस में ही होगा डी रेडिकलाइजेशन. ऐसा एक ही झटके में नहीं हो जाता है, क्योंकि इनके दिमाग तो अभी भी फिरे हुए हैं वो जिहाद वाली प्रोसेस से. और सलमान खान को जिस प्रकार से धमकी मिली है, फिर बाबा सिद्दीकी की जो डेथ हुई, गुलशन कुमार की डेथ का रिवर्सल लगता है मुझे डी डॉलराइजेशन वाला, क्योंकि डॉलराइजेशन के टाइम पे गुलशन कुमार की हत्या हुई थी. तो सुधरना तो इनको पड़ेगा.
अभी अभी नसरुद्दीन शाह का भी कुछ स्टेटमेंट आया। तो ये तो सारे फाइनेंशियल उस पे इन पे कोई भरोसा नहीं है मुझे कि दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। लेकिन ये है कि अगर कुछ काम का बोल रहे हैं हमारे काम का, तो लेट्स यूज इट फॉर द टाइम बिंग। ओके, क्योंकि स्क्रीन पे क्या बोलते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, चाहे वो असल में बदले हो या ना बदले हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सो चिंतन जी धन्यवाद। ई स्पोर्ट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज गुड। लॉजिस्टिक्स वाले में फॉल होता है ना। अंबानी अपॉइंटिंग फॉरेनर एज सीईओ इट्स कंपनीज। सो व्हाट यू वांट, यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, ठीक है, लेट इट बी। उनको कोई यूजेज दिखाई दे रहा होगा, कुछ यूज दिखाई दे रहा होगा उस ऐसे करने को। दीपक जी धन्यवाद। व्हाट वुड बी एनवीडिया शेयर प्राइस इन रीसेट टाइम्स? इट विल बी कट हेवीली, बहुत बड़ा कट आएगा। स्वरूप जी धन्यवाद। सेक्टर्स फॉर इंडियन शेयर मार्केट मैंने बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल्स, डिफेंस एंड स्पेस। ऑलराइट, फिर सन्नी रेड्डी जी धन्यवाद। तुषार शर्मा जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। RX जी मेंबर बनने के लिए धन्यवाद। अभिषेक जी मेंबर बनने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो ट्यूसडे मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि इतने सारे क्वेश्चंस ना आए, मतलब 2 घंटा ना चले। RX जी धन्यवाद। स्पेशल के लिए मेंबरशिप ले लिया, बाय द वे गुड जॉब अंकित जी, धन्यवाद। The KOC, sir, if Elon want to speed up de-dollarization, why friend with Soros? तो अरे भाई, ये मेरा 1.5 साल पहले का वीडियो ओपन करो, चेक करो क्या बोला है मैंने। 93% aligned with the de-dollarization process. 7% which is Soros faction, उसको de-dollarization से प्रॉब्लम नहीं है, उसको व्हाइट रेसिज्म से प्रॉब्लम है और de-dollarization के टाइमिंग से प्रॉब्लम है। ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं 1.5 साल 2 साल पहले के, कोई भी वीडियो ओपन करके चेक कर। तो पूरे के पूरे अलाइंड है डी-डॉलराइजेशन पे, लेकिन 7% जो सोरोस वाला फैक्शन है उसको व्हाइट रेसिज्म वाला प्रॉब्लम है। भारत बिजनेस शिफ्ट करके, नेक्स्ट डिकेड की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन शिफ्ट करके 2030 तक प्रॉफिट करना है, ठीक है, इलॉन मस्क को भी प्रॉफिट करना है, लेकिन सोरोस वाले फैक्शन को एक ही दिक्कत है डी-डॉलराइजेशन से, कि गोरी चमड़ी वाला जो है वो ब्राउन स्किन के नीचे आके काम नहीं करेगा। अच्छा, इसीलिए अभी जो इन्होंने पूछा कि सीईओ फॉरेनर लिया है अंबानी जी ने, ठीक है, हो सकता है ये पर्पस सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो हो भी रहा है, दैट्स ओके। बट ये प्रॉब्लम है सोरस को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सोरस को। तो एक्चुअली में अगर मुझे पूछा जाए तो बहुत अच्छा टीम इन तीनों का बन सकता है, ट्रम्प, इलॉन और सोरोस का, क्योंकि ये दोनों भी व्हाइट रेसिज्म में बिलीव करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क, वो भी बिलीव करते हैं कि हम स्पेशल लोग हैं, ठीक है। तो सोरोस के साथ इनका एक ही फाइट होगा, विच इज LGBTQ वोकिज्म इलीगल वाला, लेकिन इनका कितना चल जाएगा इन दोनों का, ये 4 साल के लिए आए हैं, फिर तो सोरोस है ही वापस, ठीक है। लेकिन दोनों का कॉन्ग्रुएंस कहां पे हो रहा है, व्हाइट रेसिज्म पे हो रहा है, इस पर तीनों के तीनों एग्री कर लेंगे, ठीक है ना, दादागिरी करने की, व्हाइट रेसिज्म वाली, ओके। RSD धन्यवाद। I have consumed nearly 80-100 hours of your content and now people think I am smart. Before this channel I never understood economics. जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ RSD आप नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, तो बहुत सारों के बिजनेस चल रहे हैं, क्योंकि इतना प्रिसिजन कोई नहीं दे पाता। दूसरा, ठीक है, एनालिस्ट भी बहुत सारे कॉपी कर रहे हैं, इनफैक्ट अलग अलग वो चैनल पे जाके
मेरे पॉइंट्स नोट डाउन करके बोल रहे हैं। आई डोंट सी दैट एज अ प्रॉब्लम, बिकॉज एनालिसिस तो करेक्ट हो रहा है ना। इफ मतलब फेक न्यूज चलाने से तो बेटर ही है कि कॉपी कर लो, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, ठीक है, लोग स्मार्ट बन रहे हैं। कुछ तो मुझे मैसेजेस भी आए कि सर आपकी बात मैं अपनी वाइफ को सुनाता हूँ एंड शी थिंक्स आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, दैट्स ओके। बट चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हेल्प करो, चलो सारे। व्हाई इट इज दिस लो? बिकॉज इम्पोर्टेंट, सी, मुझे एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन व्यूज फॉलोअर्स ये सब, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इतना है कि भाई नेशन को ये जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है फेक न्यूज वाला, उसको कैसे काउंटर करे। अनलेस एंड अनटिल आई गेट द व्यूज, तो तब तक तो लोगों को समझ ही नहीं आनी कि क्या चल रहा है। बेचारे रोज उनको एंग्जाइटी दे रहे हैं वॉर करा करा के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी रशिया न्यूक्लियर डाल रहा है, ये वो, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। अच्छा, ये विनाश हो जाने वाला है, मैंने कुछ चैनल्स देखी, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाने वाला है, ये वो। तो भाई पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाने वाला है, तो तेरे बैकग्राउंड में कुछ तैयारी क्यों नहीं दिख रही है? तू खाली पब्लिक को तैयारी करवा रहा है विनाश होने वाला। तेरे वीडियो के बैकग्राउंड में तो कोई तैयारी नहीं दिख रही कि तूने सूटकेस पैक कर रखा। तू सबको क्यों तैयारी करवा रहा विनाश की? तो ये बड़ा ही अजीब से, पता नहीं क्या ही चल रहा है हम लोग की। ठीक है, सुस्मित जी, इज द होल डीप स्टेट अगेंस्ट अदानी और ओनली सोरोस ग्रुप? ओनली सोरोस ग्रुप, लेकिन इस्तेमाल सबको ही करेगा बार्गेनिंग के लिए, राइट? मजा तो इलॉन मस्क को भी आ रहा होगा ना कि देखो ये बड़े बिजनेसमैन का स्क्रू टाइट हो रहा है इंडिया में, उसकी एंट्री के लिए अच्छा है। फ्यूचर में वो अदानी ग्रुप वाले सेक्टर्स में भी तो आएगा, तो बेनिफिट तो सबको ही उठाता है, चाहे वो कर कोई भी रहा हो, राइट? वो क्यों बेनिफिट ना छोड़, ना क्यों उठाए बेनिफिट? मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखाई देता वो बेनिफिट ना उठाने का। दीपक जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। मनन शाह जी, डू यू थिंक दैट टेस्ला एंड स्टारलिंक विल कम टू इंडिया? Certainly. If yes, it will impact the existing telecom and EV companies in India. हाँ, competition आएगा, आएगा competition। फिर तो सिटीजन्स ने तय करना है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं बता सकता हूँ आपको हिस्ट्री के, जहां पे लीडर्स ने और सिटीजन्स ने स्टैंड ले रखा कि ठीक है तुम जबरदस्ती करके आ रहे हो, हम नहीं कंज्यूम करेंगे, जाओ कर लो क्या कर लेते हो। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जो बोलने वाले कि जर्मन ब्रांडेड कार्स आने दो लेकिन मैं नहीं लूंगा, मेरे सिटीजन्स को भी बताता हूं कि मत लेना। ऐसे भी लोग हैं। तो जापान में भी ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल्स हैं कैलिफोर्नियन आलमंड्स के, फिर ऑरेंजेस के, ऐसे बहुत सारे हैं। जापान में वो ऑरेंजेस बिके ही नहीं, जबरदस्ती इन्होंने घुसवाया लेकिन किसी ने नहीं लिया। तो और एक आध तो ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं कि भाई मेरी प्रजा की या मेरी ये कैपेसिटी नहीं है इतना एक्सपेंसिव कुछ भी लेने की। आप आ रहे हो ठीक है, लेकिन वी वोंट बाय, राइट? मुझे हमारी नेशनल ब्रांड्स की जो लेवल की इनोवेशन है, मेरा नेशनलिज्म कहता है कि मैं उतना ही चीज यूज करने के लायक हूं। ऐसा बोलने वाले लीडर्स भी हुए हैं पास्ट में। तो इट डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स। फिर ऐसा भी होता है कि भाई वो अच्छा इनोवेशन लेके आ रहा है, तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हमारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज में और कंपटीशन की वजह से हमारी बिजनेसेस को भी इनोवेशन करने का प्रेशर आएगा। तो कोई लीडर्स बोलेगा कि नहीं ठीक है आने दो, अगर इससे कुछ सीखने को मिल रहा है हमारे बिजनेस को, लेट लेट देम कम। ऐसा व्यू रखने वाले भी लोग हैं। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, नवीन जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए।
केओसी जी धन्यवाद, आलोक कुमार जी धन्यवाद, संबुद्धा जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। श्रीवन जी, Infosys is building new campus in Noida with capacity of 20K people. हाँ, तो इनको तैयारी तो करनी है ना नए मार्केट्स के लिए, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ, जापान, और इनको ये भी तैयारी करनी है भारत के लिए इंडिया स्टैक बनाने की। कल को हम ऐप बनाएंगे तो फिर गूगल पे ही डालना है क्या? खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद की चीजें बनानी, कहीं पे तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? तो मुझे लगता है कि कुछ स्कीम भी आनी चाहिए इवेंचुअली बजट में, कि जो ले ऑफ होने वाले हैं उनको अगर आप 3%, 4%, 5% पे लोन देते हैं इनोवेट करने के लिए, भारत के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनोवेटिव, क्यों नहीं हो सकता? कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। फिर आप डी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं वेस्टर्न प्लेटफॉर्म से कुछ साल बाद, अभी नहीं। नागा जी धन्यवाद यूट्यूब चैनल पे मेंबर बनने के लिए। एंशिएंट इसोटेरिक जी धन्यवाद। पाटिल जी धन्यवाद। राम जी, प्राइस अप टू विच वी कैन बाय गोल्ड लॉन्ग टर्म? अभी की प्राइसिंग पे भी ले सकते हो, और क्या और ज्यादा नीचे जा सकता है? बहुत ज्यादा नहीं जा सकता, थोड़ा जा सकता है। और फिर आप ले सकते हो जब डॉलर स्पाइक होना रुपी स्पाइक होना शुरू हो, तब आप तब भी ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैवरिक जी धन्यवाद। वर्किंग विद यूके टेलीकॉम इन इंडिया, इज इट सेफ? यूके टेलीकॉम देखना पड़ेगा कौन सी स्पेसिफिक कंपनी है, क्या है। Ancient esoteric G, BlackRock CEO is talking about tokenization of natural resources and humans. What does it mean? पहले तो आप ये जान लें कि ब्लैक रॉक के जो लैरी फिंक है, वही ट्रंप का पूरा बजट, फाइनेंस, स्ट्रेटेजी, ये सब पहले वाले टर्म में, इलेक्शन में, वो सब कुछ उन्होंने ही मैनेज किया था, लैरी फिंक ने, जो ब्लैक रॉक वाले हैं। ठीक है, तो बेचारे हमारे एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि डीप स्टेट को एलिमिनेट करेंगे, बताओ, ये भगवान। तो ब्लैक रॉक के जो लैरी फिंक है, इस बार बिटकॉइन में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बनाए ट्रंप इलेक्ट होते ही। ठीक है, तो समझना पड़ता है कि ऐसे ही चल रहा है सब। बेचारों ने सबने सच मान लिया जो हेडलाइन छप गई कि ट्रंप बोल रहे हैं कि डीप स्टेट को एलिमिनेट करेंगे। सब सब सबके सब बेवकूफ बने, सारे के सारे, सारे, एक भी नहीं। मैं एक ही लिखता रहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा जब पहला टर्म का डिबेट चल रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था यू वुड गो टू जेल। किसको बोला था पता है? हिलैरी क्लिंटन को। गई वो जेल? गई। ठीक है। अच्छा, कमला हैरिस पे एक भी कमेंट आई है रिजल्ट के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक भी कमेंट कमला हैरिस पे की है उन्होंने, ट्रंप की टीम ने? आपको नहीं समझ आता, ठीक है। चलिए, नवीन जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। पाटिल जी धन्यवाद। नवीन जी, टू मेजर अनबिलीवेबल थिंग्स आफ्टर टुमारो। अच्छा, मैं बताऊं, आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो क्या है? कुछ स्पेसिफिक है? ऐसे नहीं होता। मैं कोई वो जादू टोना करने नहीं बैठा हूं नवीन जी। क्या बोल रहे हैं नहीं समझ आ रहा है आपको? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक पे पूछ रहे हो तो आई कैन टेल। संदीप जी धन्यवाद। भानु जी धन्यवाद। यू सेड November 24 to 28 is bad rhyme. Do you still believe this? November 24 to 20? नहीं। क्यों, क्या है November 24 to 20? कुछ है? नो क्ल्यू, आप क्या बोल रहे? राहुल जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए।
आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल है वो, और जिन्होंने मेंबर बनना है चैनल का वो मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन का बटन होगा टाइटल के नीचे, ये वीडियो के टाइटल के नीचे ज्वाइन का बटन होगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब ट्यूसडे होगा लाइव 7:30 PM। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय जिनेंद्र।